अभी आइए देखते हैं कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रूल्स में उन्हें क्या क्या राहत मिली है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड प्रोविजंस में गवर्नमेंट कंपनी को सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस मिली है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के मुताबिक जहां जनरली बोर्ड को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस चेक करनी है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए बोर्ड की जगह डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी और एज द केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट आएगा। यानी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड नहीं बल्कि कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट चेक करेगी। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी जो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप से रिलेटेड है वो गवर्नमेंट कंपनी पर लागू नहीं होगी और शेड्यूल 4 के बहुत सारे पैराग्राफ्स गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होंगे प्रोवाइडेड कि इन मैटर्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने खुद स्पेसिफाई कर दी हो और कंपनी उन्हें कॉम्प्लाई कर रही हो, यानी गवर्नमेंट उनके लिए अपने खुद के रूल्स बना सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152 सबसेक्शन 5। डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद कंपनी को डायरेक्टर से कंसेंट लेकर 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी होती है। ये रिक्वायरमेंट वहाँ रिलैक्स हो जाती है जहाँ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है। इससे आरओसी की फाइलिंग की फॉर्मेलिटी से गवर्नमेंट कंपनीज को राहत मिलती है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन एंड फाइलिंग ऑफ वैकेंसी। जनरली डायरेक्टर्स को एक सर्टेन टाइम के बाद रिटायर बाय रोटेशन होना पड़ता है और उनकी वैकेंसीज को फिल करना होता है। ये रूल्स सबसेक्शन 6 और 7 इन कंपनीज पर लागू नहीं होते, जैसे अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% या उससे ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास हो, और ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी पर भी ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गेल इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी है और लिस्टेड भी है तो उस पर ये रूल अप्लाई होगी। लेकिन अगर कोई छोटी अनलिस्टेड स्टेट लेवल पीएसयू है जिसका 60% शेयर कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो उसके डायरेक्टर्स पर रोटेशन का रूल लागू नहीं होगा। राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। सेक्शन 160 कहती है कि रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा अगर कोई और व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहती है तो उसे कंपनी को डिपॉजिट के साथ नोटिस देना पड़ता है। ये सेक्शन इन कंपनीज पर अप्लाई नहीं होती जो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसका पूरा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास हो, और ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगी अगर उसका पूरा पेड अप शेयर कैपिटल उस गवर्नमेंट कंपनी के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली सेक्शन 162 एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 163। सेक्शन 162 कहती है कि हर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट पर इंडिविजुअली वोट होने चाहिए। सेक्शन 163 कंपनीज को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल अडॉप्ट करने का ऑप्शन देती है, लेकिन ये दोनों सेक्शन 162 एंड 163 उन गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होते जिसका पूरा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास है, और ना ही उनकी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज पर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 के मुताबिक अगर कोई डायरेक्टर ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है जिसने 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए हैं या डिपॉजिट या इंटरेस्ट रीपे नहीं किया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन रूल गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होती। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स KMP एंड देयर शेयर होल्डिंग सेक्शन 170 एंड सेक्शन 171। कंपनीज एक्ट में ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 170 कहती है कि हर कंपनी को अपने डायरेक्टर्स KMPs और उनकी शेयर होल्डिंग का एक रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है। सेक्शन 171 मेंबर्स को ये राइट देती है कि वो रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सके, लेकिन ये दोनों सेक्शंस उन गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होते जिनका पूरा पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के कॉम्बिनेशन के पास है।
ऑडिट कमेटी सेक्शन 177। ऑडिट कमेटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है। सेक्शन 177 में इसके फंक्शंस दिए गए हैं। जनरली ऑडिट कमेटी का एक बड़ा काम होता है कि कंपनीज के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करना। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के केसेस में ये क्लॉज थोड़ा बदल जाती है। उनके लिए ऑडिट कमेटी का काम सिर्फ ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन को ही रिकमेंड करना रह जाती है। रीज़न, गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। इसलिए ऑडिट कमेटी को उनकी अपॉइंटमेंट रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस फीस रिकमेंड कर सकती है। Nomination and Remuneration Committee NRC and Stakeholders Relationship Committee Section 178। Section 178 NRC और स्टेक रिलेशनशिप कमेटी के फॉर्मेशन और रोल की बात करती है। NRC का मेन रोल होता है कि डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट के लिए सूटेबल लोगों को आइडेंटिफाई करना, डायरेक्टर्स की इंडिपेंडेंस देखना और उनकी रेम्यूनरेशन पॉलिसी बनाना। सेक्शन 178 के सबसेक्शंस 2, 3 और 4 से रिलेटेड जो चेंजेस नोटिफिकेशन में लाए गए हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होंगे। एक इम्पॉर्टेंट कैच है, ये एग्जेम्पशंस पूरी तरह से नहीं है। ये NRC के फंक्शंस गवर्नमेंट कंपनी पर लागू नहीं होंगे एक्सेप्ट उस पार्ट के जो सीनियर मैनेजमेंट और अदर एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185 का रूल जनरली ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर या उनसे रिलेटेड पार्टीज़ को लोन नहीं दे सकती। ये उनके लिए कोई गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये रूल्स रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज़ को इसमें राहत मिली है। ये रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट कंपनीज़ पर लागू नहीं होंगे प्रोवाइडेड कि कंपनी लोन देने, गारंटी देने या सिक्योरिटी देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिवली इंचार्ज करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ले। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी सेक्शन 186 कंपनीज के लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज और सिक्योरिटीज़ देने से रिलेटेड है। इस सेक्शन में एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। जब कोई कंपनी उस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट का लोन या इन्वेस्टमेंट करती है या गारंटी और सिक्योरिटी देती है तो उसे शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए अप्रूवल लेना ज़रूरी होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन RPT पर कंट्रोल रखती है और प्रोविसोस के ज़रिए ये मैंडेट करता है कि कुछ लिमिट्स के ऊपर RPTs के लिए बोर्ड या शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मार्च 2, 2020 की नोटिफिकेशन नंबर GSR 151E ने गवर्नमेंट कंपनीज़ को इस सेक्शन में दो बड़ी एग्जेम्पशंस दी है। नंबर 1, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट और सेकंड प्रोविसो जो अप्रूवल्स की बात करती है अप्लाई नहीं होंगे जब एक गवर्नमेंट कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ करती है। पहले सिर्फ दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जेम्प्ट थे, अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ की गई डील्स भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है RPT अप्रूवल रिक्वायरमेंट से। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट कंपनी जो लिस्टेड नहीं है कोई डील किसी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी के साथ करती है जो क्लॉज A में नहीं आती तो उसके लिए भी शेयर होल्डर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है प्रोवाइडेड कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में एंटर होने से पहले कंसर्न्ड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ले। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन सेक्शन 196 मैनेजिंग डायरेक्टर MD, होल टाइम डायरेक्टर WTD और मैनेजर की अपॉइंटमेंट और उनके टर्म से रिलेटेड है। गवर्नमेंट कंपनीज़ को इसमें काफ़ी राहत मिली है जिसमें सबसेक्शन 2, 4 और 5 के प्रोविजंस उन पर लागू नहीं होते। नंबर 1, एग्जेम्पशन फ्रॉम टर्म लिमिट रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट कंपनी पर MD, WTD, मैनेजर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए 5 साल की टर्म लिमिट की रिक्वायरमेंट लागू नहीं होती, यानी वो 5 साल से ज़्यादा के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं। नंबर 2, वेवर ऑफ अप्रूवल फॉर्मेलिटीज़।
मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की अपॉइंटमेंट के लिए बोर्ड और मेंबर्स की मीटिंग में अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट, और अगर अपॉइंटमेंट या रेमुनरेशन से शेड्यूल 5 के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए हट गई है। नंबर 3, रिलैक्सेशन ऑन मीटिंग नोटिस डिस्क्लोजर्स। वो रिक्वायरमेंट जिसके मुताबिक बोर्ड या जनरल मीटिंग का नोटिस जिसमें ये अपॉइंटमेंट डिस्कस हो रही हो, उसमें अपॉइंटमेंट के टर्म्स और कंडीशंस, रेमुनरेशन और डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट मेंशन करना ज़रूरी है। ये फॉर्मेलिटी भी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ज़रूरी नहीं है। नंबर 4, एग्जेम्पशन फ्रॉम ROC फाइलिंग फॉर्म MR1। मैनेजरियल पर्सनल की अपॉइंटमेंट होने के 60 डेज़ के अंदर ROC के पास फॉर्म MR1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट कंपनीज के लिए रिलैक्स कर दी गई है। नंबर 5, वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स डिस्पाइट नॉन अप्रूवल। वो प्रोविज़न जो कहता है कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर की अपॉइंटमेंट को जनरल मीटिंग में अप्रूवल नहीं मिली तो उसके द्वारा किए गए एक्ट्स इनवैलिड नहीं होंगे। ये प्रोविज़न भी गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होती। अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल। सेक्शन 203 कंपनी में की मैनेजरियल पर्सनल KMP जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO और CS की मैंडेटरी अपॉइंटमेंट और उनके टर्म्स से रिलेटेड है। गवर्नमेंट कंपनीज को इस सेक्शन में सिलेक्टिव एग्जेम्पशंस मिली है। इस सेक्शंस के सबसेक्शन 1, 2, 3 और 4 के प्रोविजंस गवर्नमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, मैनेजर और उनकी एब्सेंस में होल टाइम डायरेक्टर पर लागू नहीं होती। सेक्शन 203 के अंदर आने वाले पीनल प्रोविजंस सबसेक्शन 5 भी MD, CEO, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर पर अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 203 के सारे प्रोविजंस CFO और CS पर कंटिन्यू रहेंगे, यानी वो अप्लाई होंगे। इसका मतलब है कि एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड सिलेक्ट क्लास की गवर्नमेंट कंपनीज को CFO और CS को होल टाइम KMP के रूप में मैंडेटरी अपॉइंट करना ज़रूरी है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के कंट्रोल में होती है। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। जब कोई गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर होती है तो उसका फर्स्ट ऑडिटर CAG द्वारा 60 डेज़ के अंदर अपॉइंट किया जाएगा, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन की डेट से काउंट होंगे। लेकिन अगर CAG इन 60 डेज़ के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में फेल हो जाती है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज़ के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। और अगर बोर्ड भी अगले 30 डेज़ में अपॉइंट नहीं कर पाते तो वो कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और फिर मेंबर्स को EGM में बुलाकर अगले 60 डेज़ के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ये फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट AGM के कंक्लूजन तक ऑफिस होल्ड करती है। नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। हर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट CAG द्वारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 डेज़ के पीरियड के अंदर हो जाएगी। ये ऑडिटर AGM के कंक्लूजन तक ऑफिस होल्ड करती है। नंबर 3, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अगर गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर के ऑफिस में कोई कैजुअल वैकेंसी जैसे रेजिग्नेशन या डेथ हो जाती है तो इस वैकेंसी को CAG द्वारा 30 डेज़ के अंदर फिल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर CAG इन 30 डेज़ के अंदर वैकेंसी फिल नहीं कर पाते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगले 30 डेज़ के अंदर वो वैकेंसी फिल करना होती है। ऑडिटर रिपोर्ट इन अ गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 143 सबसेक्शन 5। गवर्नमेंट कंपनीज़ के केसेस में ऑडिटर रिपोर्ट का प्रोसेस थोड़ा अलग होती है क्योंकि इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। CAG ही सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 या सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 के अंदर ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करते हैं और साथ ही वो उस ऑडिटर को डायरेक्शंस भी दे सकते हैं कि कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट किस तरह से किया जाना चाहिए। इसलिए जब ऑडिटर अपना रिपोर्ट रेडी करती है तो वो उसकी एक कॉपी CAG को सबमिट करती है
इस रिपोर्ट में सीएजी द्वारा दी गई डायरेक्शंस और उन डायरेक्शंस पर ऑडिटर ने क्या एक्शन लिया और उस एक्शन का कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब डिटेल्स उसमें शामिल होनी चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज़ का ऑडिटर सीएजी के डायरेक्शंस में काम करती है और उनको ही डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करती है। सीएजी को ऑडिट रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके 60 डेज़ के अंदर उनके पास दो बड़े राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट है सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करने का। सीएजी चाहे तो खुद या अपने किसी ऑथराइज्ड पर्सन के ज़रिए कंपनी के अकाउंट्स का फिर से या एक्स्ट्रा ऑडिट करवा सकती है। इस ऑडिट के लिए वो कंपनी से कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी भी फॉर्म में जो उन्हें सही लगे। दूसरा राइट ये है कि वो ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं या उस रिपोर्ट को सप्लीमेंट कर सकती है। अब कंपनी की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीएजी के जो भी कमेंट्स या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई है उसकी एक कॉपी हर एक उस पर्सन को भेजे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेने के हकदार है, सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 के अंदर। साथ ही इन सारी बातों को एजीएम में बिल्कुल वैसी ही और उसी समय रखा जाए जैसे मेन ऑडिट रिपोर्ट में वो रखा जाती है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनती है और शेयर होल्डर्स को सीएजी का व्यूज़ भी पता चल जाते हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 394। सेक्शन 394 के मुताबिक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट कंपनी की मेंबर है तो उन्हें कंपनी के कामकाज पर एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करवानी होती है। ये रिपोर्ट कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में सीएजी के कमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट पेश किए गए थे उनके 3 महीने के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। जैसे ही ये रिपोर्ट रेडी हो जाती है तो इसे जल्द से जल्द पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है। याद रहे कि इस रिपोर्ट के साथ ऑडिट रिपोर्ट और सीएजी के कमेंट्स या सप्लीमेंट की कॉपी लगाना भी ज़रूरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कोई स्टेट गवर्नमेंट भी उस कंपनी के मेंबर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस रिपोर्ट की एक कॉपी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करे। इसमें भी ऑडिट रिपोर्ट और सीएजी के कमेंट्स के साथ में अटैच किए जाते हैं।